समंदर की गहराइयों में सदियों से राज कर रहा धवलगढ़ नामक एक साम्राज्य, जहां हवाओं में नमक की खुशबू और लहरों की गड़गड़ाहट हमेशा गूंजती रहती थी। समंदर के किनारे खड़ा विशाल धवलगढ़ का किला अपनी शान और शक्ति का प्रतीक सदियों की कहानी कह रहा था। 200 साल बाद गुजरात। अरे, कौन है जो नींद खराब कर रहा है? अरे रवि, अब हमारी तलाश खत्म होने वाली है। अच्छा, क्या मतलब? हाँ रवि, तू जल्दी से पास वाली लाइब्रेरी में आ। मैं वहीं हूं, तुझे कुछ दिखाना है। रवि कुछ पल सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, ठीक है, आता हूं। देखते हैं अब महेश को क्या मिल गया है। वह मोटरसाइकिल निकालता है और लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में लोग अपने काम पर जा रहे हैं। कुछ देर बाद रवि की बाइक लाइब्रेरी के सामने रुकती है। लाइब्रेरी के भीतर हल्की सुबह की रोशनी दाखिल हो रही थी। खिड़की से आती धूप पुरानी किताबों पर पड़ रही थी, जैसे बीते वक्त की यादों को उजागर कर रही हो। रवि अंदर आया तो देखा महेश पहले से वहां था, बेचैनी से किसी चीज की तलाश में। रवि ने पूछा, क्या हुआ महेश? सुबह सुबह इतनी जल्दी यहां क्यों बुलाया? महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने शेल्फ से एक पुरानी किताब उठाई और उत्साह से बोला, देख, द हिस्ट्री ऑफ धावलगढ़। आखिरकार मिल ही गई वो किताब जिसे हम महीनों से ढूंढ रहे थे। रवि ने हैरानी से पूछा, अच्छा, इसमें ऐसा क्या खास है? महेश ने किताब खोली और पन्नों के बीच छिपा एक पुराना नक्शा दिखाया। यही वो नक्शा है जो हमें धवलगढ़ के असली रहस्य तक ले जाएगा। रवि ने कहा, लेकिन हम दोनों अकेले वहां कैसे जाएंगे? महेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद करेगा। कुछ ही देर में दोनों रघु के घर पहुंचे। महेश ने सारी बात बताई, नक्शा दिखाया और कहा, हमें बस उसकी जगह तक पहुंचना है। रघु ने बिना झिझके कहा, मैं साथ चलूंगा। रवि ने कहा, फिर देर किस बात की? चलो, आज ही निकलते हैं। तीनों ने सहमति भरी और सीधा समुद्र किनारे की ओर रवाना हो गए, जहां उनकी नजर में था रहस्य और दिल में रोमांच। अब तीनों समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे। रघु ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, उस नाव से चलना है। तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और नाव में बैठ जाते हैं। लहरें हल्के हल्के टकरा रही हैं और उनका सफर शुरू हो चुका था, खजाने की तलाश का सफर। नाव अब समुंदर के बीचों बीच थी। महेश ने चारों ओर देखा और बोला, अच्छा, हम सबके पास क्या क्या सामान है, जरा देख लें। रवि हंसते हुए बोला, मैं तो बस खाली झोला लेकर आया हूं, खजाना भरने के लिए। रघु मुस्कुराया और बोला, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, यानी हमारे पास बस पीने का पानी ही है? बस इतना ही? कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई। फिर रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा चलो, अब कोई बात नहीं। खजाने तक पहुंचने से पहले हमें पानी की तलाश करनी पड़ेगी। आखिरकार लंबे सफर के बाद अब तीनों उस टापू के पास पहुंच जाते हैं। रघु ने आगे इशारा करते हुए उत्साह से कहा, अरे देखो, वही रहा टापू और वही है हमारी मंजिल। तीनों की आंखों में चमक थी, चेहरों पर मुस्कान। थकान थी, मगर खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ती गई और कुछ ही पलों में वे अपने खजाने के रहस्य के सबसे करीब पहुंच चुके थे। अब उनकी नाव किनारे लग चुकी थी। तीनों धीरे धीरे नाव से उतरकर रेत पर खड़े हुए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी थी और समुंदर जैसे अचानक शांत हो गया था। रवि ने थोड़ा कांपते हुए कहा, कुछ अजीब सा है यहाँ पर। गर्मी के मौसम में इतनी ठंड कैसे? अभी तक तो नाव में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। रघु ने सिर हिलाते हुए कहा,
सही कहा तुमने। मुझे भी उतरते ही कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ होने वाला है। महेश ने गहरी सांस ली और बोला, छोड़ो, ठीक है सब, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब तो रात हो चुकी है और हमें सुबह होने से पहले निकलना होगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, चेहरों पर हल्की चिंता, पर आंखों में जिज्ञासा। फिर वे टापू के भीतर की ओर बढ़ते हैं, जहां अंधेरा गहरा है और रहस्य और भी गहरा। अब तीनों अंदर की ओर बढ़ चले थे, पर किसी को नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। रघु बोला, महेश, पानी दो, जरा प्यास लगी है। महेश ने थका सा जवाब दिया। अब तो हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं बची। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, पर हम किस ओर जा रहे हैं? कोई रास्ता तो पता होना चाहिए। महेश ने कहा, रवि, तुम्हारे पास नक्शा है ना? उसमें देखकर तो पता चलेगा कि कहां जाना है। रघु बोला, पर पहले पानी चाहिए। महेश ने कहा, हाँ सही कहा, पर नक्शे में तो पानी के स्रोत भी बने थे। अगर वो मिल गया तो वहीं से हमें खजाने तक का रास्ता भी मिलेगा। रवि ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। शायद नक्शा नाव में ही रह गया होगा। रघु बोला, ठीक है रवि, जल्दी जा और नक्शा लेकर आ। वही हमारी एकमात्र उम्मीद है। रवि सिर हिलाता है और तेजी से किनारे की ओर भागता है। लहरों की आवाज थोड़ी तेज होती है और महेश अब रघु चुपचाप उस अंधेरे टापू की ओर देखते रहते हैं। उन दोनों को अब बस यही इंतजार था कि रवि नक्शा लेकर लौटे और वो नक्शा बताए पानी कहाँ है और खजाना कितनी दूर। रघु और महेश टापू के बीचों बीच खड़े थे। चारों ओर गहरा अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। अचानक रघु ने सिर उठाया और ध्यान से सुनने लगा। अरे महेश, सुनो जरा, तुम्हें भी कोई आवाज आ रही है? महेश ने चौंक कर पूछा, कौन सी आवाज? रघु ने कहा, सुनो ध्यान से, जैसे पास ही कहीं पानी गिरने की आवाज है, झरने जैसी। शायद पानी पास ही है, चलो देखते हैं। महेश ने तुरंत कहा, नहीं रघु, अगर हम दोनों चले गए और रवि लौट आया तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसा करो, तुम अकेले जाकर देख आओ। अगर सच में पानी है तो थोड़ा लेकर आना, फिर हम भी वहीं आ जाएंगे। और हाँ, जल्दी लौटना। रघु ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाता हूं। वो उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई और झरने की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी। लेकिन उस आवाज के साथ कहीं दूर कोई और भी हल्की सी आहट थी, जैसे कोई रघु को देख रहा हो, चुपचाप अंधेरे में। उधर रवि नाव के पास पहुंच चुका था। उसने जल्दी जल्दी नाव के अंदर झांका, नक्शा खोजने के लिए। लहरों की हल्की थपकियों के बीच उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। रवि ने पलटकर देखा, एक काला साया बिल्कुल उसके सामने, नजरों के ठीक सामने खड़ा था, बिना हिले, बिना बोले। रवि की सांसें थम गईं, उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। और तभी उस साया एक झटके में गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई निशान, बस हवा में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। रवि घबराकर चिल्लाया नहीं, बस पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। रेत उड़ती रही, लहरें उसके पैरों से टकराती रहीं, वो सीधे भागा। रघु झरने के पास पहुंचा। पानी की आवाज तेज थी। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा रवि पहले से ही वहां खड़ा है। रघु ने हैरानी से कहा, रवि, तुम यहां? बस इतना कहा ही था कि अचानक रवि उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक पल भी वहां नहीं रुका और बिना पानी पिए सीधे वापस भागा महेश के पास। महेश वहीं खड़ा दोनों का इंतजार कर रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी अचानक रवि भागता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा डरा हुआ था, सांसें तेज। वो अभी रुका ही था कि पीछे से रघु भी भागकर आया। वो भी उतना ही सहमा हुआ। महेश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? रघु ने हाँफते हुए कहा, मैं झरने के पास गया था, वहां रवि था, पर जैसे ही मैंने उसे पुकारा, वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। रवि ने तुरंत कहा, पर मैं तो नाव के पास था,
मैंने भी एक अजीब सी काली परछाई देखी थी और वो भी अचानक गायब हो गई। तीनों कुछ पल चुप रहे। हवा भारी थी और माहौल में डर फैल चुका था। महेश ने गंभीर आवाज में कहा, कुछ न कुछ गड़बड़ है, चलो झरने के पास चलकर देखते हैं। और फिर तीनों डर और उलझन के बीच उस रहस्यमयी झरने की ओर बढ़ गए। तीनों झरने के पास आकर पानी पीने लगे। ठंडा पानी उनके भीतर की थकान को मिटा रहा था। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों के हाथ वहीं रुक गए। धीरे से उन्होंने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, लौट जाओ यहां से। वो खजाना किसी का नहीं हुआ है और आज तक किसी का भी नहीं होगा। तीनों चौंक गए। इतने सुनसान टापू पर यह बूढ़ा आदमी आया कहां से और इसे कैसे पता कि वे खजाने की तलाश में हैं? महेश ने थोड़ा साहस जुटाकर पूछा, बाबा आप कौन हैं? यहां कैसे पहुंचे और आपको ये सब कैसे पता? बूढ़े ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं एक समय हूं और कभी खत्म नहीं होने वाला हूं। तीनों की आंखों में हैरानी थी। रघु बोला, बाबा सब बताइए, आखिर वो खजाना हमारा क्यों नहीं हो सकता? बूढ़े ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, ठीक है बैठो, सब बताता हूं। सुनो, ये कहानी है धवलगढ़ राज्य की। समंदर की गहराइयों में सदियों से राज कर रहा धवलगढ़ नामक एक साम्राज्य, जहां हवाओं में नमक की खुशबू और लहरों की गड़गड़ाहट हमेशा गूंजती रहती थी। समंदर के किनारे खड़ा विशाल धवलगढ़ का किला अपनी शान और शक्ति का प्रतीक सदियों की कहानी कह रहा था। किले के भीतर महाराज अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन इस बार दरबार में शंखों और वीणाओं की धुन नहीं, बल्कि चिंता की भारी परछाई छाई हुई थी। मंत्री ने झुककर धीमे स्वर में कहा, महाराज, हमारी सारी संपत्ति अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब केवल मुख्य खजाना ही बचा है। राजा की आंखों में एक अजीब चमक उभरी, मानो सदियों से सहेज कर रखे उस पुश्तैनी खजाने की रक्षा उनकी अंतिम सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, वह खजाना हमारी विरासत है, अनमोल है, बेशकीमती है। उसे हम किसी भी कीमत पर खर्च नहीं करेंगे। समंदर की लहरें बाहर टकरा रही थीं, जैसे आने वाले तूफान की गवाही दे रही हों। कुछ देर तक महल में अजीब सी शांति छाई रही। दरबार के दीपक धीमी लौ में टिमटिमा रहे थे, लेकिन अचानक एक भयानक धमाके के साथ दरबार के बीचों बीच कुछ गिरा। सभी की नजरें उस ओर मुड़ी और देखते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। जमीन पर लुढ़क रहा था एक सैनिक का कटा हुआ सिर, जिसकी आंखें अब भी अधखुली थीं, मानो किसी अनकहे डर की गवाही दे रही हों। पूरा दरबार दहल उठा। मंत्री और सैनिक चीख पड़े और लोग कांपते हुए पीछे हट गए। राजा तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, यह कैसी दुस्साहसता! किसने हिम्मत की हमारे महल में घुसकर हमारे सैनिक की हत्या करने की? बोलो, कौन है वह? दरबार में सन्नाटा पसरा था। हर कोई उस कटे हुए सिर को देख स्तब्ध खड़ा था। कदमों की भारी आहट के साथ अंदर दाखिल हुआ डाकू मंगल सिंह। उसकी नजरें सीधे सिंहासन पर जमी थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। उसकी गूंजती आवाज ने दरबार की खामोशी तोड़ दी। सुन ले राजा, तुझे मैंने समय दिया था, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब खजाना हमें दे दे, वरना आज तेरे सैनिक का यही हाल हुआ है, कल तेरे पूरे राज्य का होगा। नहीं नहीं मंगल सिंह, ऐसा मत कर, मुझे थोड़ा समय और दे, मैं उपाय ढूंढता हूं। मंगल सिंह ठहाका मारकर बोला, ठीक है महाराज, मैं कल फिर आऊंगा, पर याद रखना, इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसके शब्द गूंजते रहे और दरबार पर छा गया एक भयावह सन्नाटा। रात का अंधेरा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा था। महाराज अपने महल के ऊंचे कक्ष से उतरकर रानी के पास गए। धीमे गंभीर स्वर में बोले, आप कल सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हम भी कुछ दिनों में आपके साथ आएंगे।
हमारी सेना अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। मैं आपके साथ एक सैनिक भेज दूंगा। रानी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। सन्नाटा फिर महल पर छा गया और जैसे सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे झिलमिलाई। सुबह होते ही रानी ने तैयार होकर प्रस्थान किया। महाराज ने तुरंत सभा बुलाई। सभी सैनिक और मंत्री उपस्थित हुए। राजा ने आदेश दिया, आज ही हम अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए निकलेंगे। मंत्री जी, सभी धन और खजाना जहाजों में रखवा दें। हम अपनी अब बचे हुए सैनिकों के साथ निकलेंगे। मंत्री और सैनिक तुरंत अपने कर्तव्य में लग गए। सभी खजाने और धन संपत्ति सुरक्षित रूप से जहाजों में रख दिए गए और इसी तरह महाराज अपनी बाकी बचे हुए सेना के साथ निकले, एक अनजान और जोखिम भरे सफर पर, जहां समंदर की लहरें और हवा के तेज झोंके उनकी परीक्षा लेने को तैयार थे। जंगल की निस्तब्धता में अग्नि की लौ हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। मंगल सिंह एक मोटी लकड़ी पर बैठा था और उसके चारों ओर उसके सैनिक मौन भाव से उपस्थित थे। उसके समीप उसका मुख्य सहयोगी, वही जो उसका सबसे विश्वास पात्र और वर्षों से हर युद्ध में उसके साथ रहा था, बैठा हुआ ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहा था। मंगल सिंह ने धीमे स्वर में कहा, देख, राजा को मैंने समय दिया था। सोचा था वह डर कर झुकेगा और खजाना हमारे चरणों में ला डालेगा, पर अगर उसने चालबाजी की तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इतना कहते ही अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, सरदार, अभी अभी खबर मिली है। राजा चुपके से निकल रहा है। वह समुद्र के मार्ग से खजाना लेकर भागने की तैयारी कर चुका है। मंगल सिंह की आंखों में आग भड़क उठी। उसने अपने मुख्य सहयोगी की ओर देखा और गरजते स्वर में कहा, क्या तुझे दिख रही है उसकी हिम्मत? मैंने उसे समय दिया और उसने हमें धोखा दिया। अब उसके भाग्य की घड़ी समाप्त हो चुकी है। वह क्रोध में खड़ा हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया, चलो, हम तुरंत उसका पीछा करेंगे। आज ही उसका खेल समाप्त होगा। अब दिन ढल रहा था। लालिमा से भरा सूरज धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा रहा और आसमान पर सांझ की धुंधली चादर उतर रही थी। राजा अपने जहाज के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर उसकी बची हुई सेना थकी पर संकल्पित निभाती हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मंत्री जी, यह हमारा पुश्तैनी खजाना है। इसे हमारे पिता ने डाकुओं को हराकर जीता था। अब वही खजाना उस डाकू के बेटे इस मंगल सिंह की नजर में है। इतना कहते ही समुद्र का मिजाज बदल गया। काले बादल घिर आए और हवा बेकाबू होकर चीखने लगी। मंत्री ने सहमे स्वर में कहा, महाराज, देखिए, अचानक यह तूफान कैसा उठ खड़ा हुआ है और कितना प्रचंड है। लहरें उफान पर थीं। जहाज की लकड़ियां चरमराने लगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से जहाज मोड़ो, पास के टापू की ओर ले चलो। वहीं ठहर कर इस तूफान का सामना करेंगे। सैनिक और नाविक फुर्ती से दौड़ पड़े। रस्सियों की खनक, पालों की सरसराहट और सैनिकों की हड़बड़ाती आवाजों ने पूरे जहाज को एक अराजक ध्वनि से भर दिया। धीरे धीरे जहाज अपनी दिशा बदलते हुए टापू की ओर बढ़ चला, लेकिन समुद्र की दहाड़ में छिपा था एक और खतरा, क्योंकि तूफान ही नहीं, मंगल सिंह भी उनका पीछा कर रहा था। समंदर की लहरें टापू के किनारे धीरे धीरे लहरा रही थीं। राजा और उसकी सेना अब जहाज से उतर चुके थे। सुनसान टापू की रेतीली जमीन और छोटे छोटे पत्थर उनके चारों ओर फैले थे। मंत्री ने आदेश दिया, सभी सैनिक जहाज से सारा सामान उतारो। आज रात यहीं रुककर गुजारेंगे। सैनिक जल्दी जल्दी सामान उतारने लगे। लकड़ी, रस्सियां और खजाने के डिब्बे जमीन पर रखे जा रहे थे। राजा चुपचाप खड़े होकर गतिविधियों को देख रहे थे, जानते हुए कि यह रात सिर्फ आराम की नहीं, बल्कि अगले दिन आने वाले खतरों की तैयारी की रात है। सुनसान टापू और चारों ओर फैली अंधेरी छायाएं जैसे भविष्य के संघर्ष की दहलीज पर खड़े सभी का इंतजार कर रही हूं। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधकार और तूफानी हवाएं इस वीरान टापू को और भी भयावह बना रही थी। राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों से कहा, आओ मेरे साथ चलो, हमें इस निर्जन टापू पर कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तूफान थमने तक हम यहीं रुकेंगे और सुबह होते ही इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, जिसने थके हुए सैनिकों में भी हिम्मत जगा दी। सब राजा के पीछे चल पड़े।
कदमों की आहट और समुद्र की गड़गड़ाहट मिलकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। वे टापू के भीतर की ओर बढ़ते गए, जहां हर छाया मानो रहस्य छिपाए खड़ी थी और हर चुप्पी आने वाले तूफान की आहट जैसी लग रही थी। राजा अपनी पूरी सेना और मंत्री के साथ चलते चलते आखिर एक सुनसान खाली जगह पर पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस तूफान की गूंज अब भी दूर से सुनाई दे रही थी। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, बस हवा में तूफान के गुजर जाने की नमी बाकी थी। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए और खजाने को छिपा देना चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, कोई साधारण जगह नहीं। उस गुफा के भीतर चलो, वहीं हमारा खजाना सुरक्षित रहेगा। राजा के संकेत पर मंत्री ने आदेश दिया, चलो सब, महाराज के साथ अंदर चलो। धीरे धीरे पूरी टुकड़ी उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ चली, जहां अंधेरे में उनके भाग्य की अगली कहानी छिपी थी। गुफा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में नमी और पत्थरों से टकराती कदमों की आवाज गूंज रही थी। राजा अपनी सेना के साथ अंदर आया। सैनिकों ने भारी संदूक नीचे रख दिए और थककर एक ओर खड़े हो गए। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और धीमे स्वर में कहा, मंत्री जी, हम यहां बस तूफान के थमने तक रुकेंगे, पर याद रहे, हम यहां से सूरज की पहली किरण निकलने से पहले नहीं निकलेंगे। मंत्री थोड़ा झिझका और बोला, पर महाराज, क्या यह जगह सुरक्षित है? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मंत्री जी, इतना मत सोचिए। यह हमारे पूर्वजों की सुरक्षित जगह है। यहां का पता किसी को नहीं, सिवाय एक इंसान के। तूफान शांत हो चुका था। दूर समंदर किनारे दूसरी ओर मंगल सिंह अपने डाकुओं के साथ खड़ा है। कालिया, मंगल सिंह, तू यहां तक तो आ गया, मगर तुझे कैसे पता कि जाना कहां है? इतना बड़ा समंदर है। मंगल सिंह हल्की मुस्कान देता है, फिर दूर इशारा करता है। मंगल सिंह, देख उधर, वो जो बंधा पड़ा है ना, वही राजा का राजवैद्य है। उसे सब पता है। अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो हमें खजाने तक ले जाएगा। कालिया और बाकी डाकू हंसने लगते हैं। कालिया, सरदार, पर यह तो मुंह नहीं खोल रहा। मंगल सिंह, रुको, मैं देखता हूं। मंगल सिंह आगे बढ़ता है, वैद्य के पास जाता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। वैद्य की दर्द भरी चीखें समंदर की लहरों में गुम हो जाती हैं। सुबह होने को थी। रात का तूफान अब थम चुका था और आसमान में हल्की सुनहरी किरणें झांकने लगी थी। गुफा के बाहर एक सैनिक पहरा दे रहा था। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। अचानक उसने दूर से कुछ हलचल सुनी और बिना देर किए भीतर की ओर दौड़ा। अधनिद्रित हालत में सब थे कि अचानक एक सिपाही तेजी से दौड़ता आता है। घबराई आवाज में वह बोला, महाराज, महाराज, वो डाकू मंगल सिंह, वह यहीं है, हमारे पीछे आ पहुंचा है। यह सुनते ही सब एक झटके में खड़े हो गए। मंत्री ने तलवार संभालते हुए कहा, महाराज, अब समय आ गया है इस दुष्ट को उसके कर्मों का फल देने का। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ मंत्री जी, अब इसका अंत निश्चित है, पर यह यहां तक पहुंचा कैसे? किसने इसकी राह दिखाई? गुफा का वातावरण एकदम भारी हो गया। हर चेहरा सन्न था, जैसे किसी विश्वासघात की आहट महसूस हो रही हो।
मंगल सिंह हंसते हुए, क्या सोचा था राजा, तू चालाकी से बच जाएगा? मंगल सिंह वैद्य जी को पकड़कर खींचता है और जमीन पर फेंक देता है। राजा दुखी होकर, वैद्य जी आपने। महाराज मुझे माफ करें, मैं विवश था। मंगल सिंह ठाका लगाते हुए, अब सुन राजा, या तो खजाना हमें दे दे या अपनी जान से हाथ धो ले। हरगिज नहीं राजा, तेज स्वर में, अगर हारना ही है तो क्यों ना लड़कर हारें। मंगल सिंह, अच्छा तो फिर देख किसकी तलवार में ज्यादा दम है। कालिया आगे बढ़ता है, हाथ में बंदूक थामे। कालिया, ले अब बोल राजा। वो गोली चलाता है, एक सैनिक का सिर फट जाता है, खून चारों तरफ फैल जाता है। राजा की आंखों में आग भर जाती है, वह तलवार घुमाता है और कालिया का हाथ काट गिराता है। कालिया चीखते हुए पीछे हटता है, अपनी सेना के पास भाग जाता है। फिर दोनों सेनाएं भिड़ जाती हैं, लोहे की टकराहट, चीखें, धूल और खून का तूफान, हर दिशा में मौत का नाच। आखिर में मैदान खाली हो जाता है, दोनों तरफ के सभी सैनिक गिर चुके। अब बस राजा और मंगल सिंह आमने सामने खड़े हैं, लहूलुहान लेकिन अडिग। राजा अब खत्म कर इसे। राजा गर्जन के साथ, जय भवानी। एक जोरदार वार में राजा मंगल सिंह का सिर धड़ से अलग कर देता है। चारों ओर सन्नाटा। राजा लड़खड़ाते हुए खजाने के संदूक के पास बैठ जाता है, उसकी सांसें भारी हैं। राजा धीरे से, पानी पानी, वो वहीं बैठा रह जाता है। फिर सब शांत, न कोई राजा न मंत्री, बस रह गया वो खजाना और गुफा में गूंजती ठंडी हवा। आज तक कोई नहीं जानता उस रात राजा के साथ क्या हुआ। कहते हैं अगर तूफानी रात में कोई उस गुफा के पास जाए तो अब भी वहां से किसी की धीमी आवाज आती है, पानी पानी। बाबा ने पूरी कहानी तीनों को बता दी। उन्होंने जो कुछ सुना सब डरा हुआ रह गया। तीनों बोले, बहुत बुरा हुआ, और उनकी आवाजों में थरथराहट थी। बाबा ने कहा, हाँ सच में बहुत बुरा हुआ, पर अब हमारी सेना और बड़ी हो जाएगी। तीनों ने हैरानी से पूछा, सैनिक क्या मतलब बाबा? बाबा बोला, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें खजाने तक ले चलता हूं। तीनों में खुशी की लहर दौड़ गई और वे उसके पीछे चल पड़े। किसी को खबर तक न थी कि उनकी आंखों में खजाने की लालसा ने कितना अंधा कर दिया। वे गुफा के बाहर पहुंचे। रवि ने कहा, अगर राजा जिंदा होता तो अभी भी होना चाहिए था ना बाबा? बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया, चलो अंदर। तीनों अंदर गए। वहां उन्हें राजा का कंकाल पड़ा दिखा, जो अब सूना था। अचानक वही कंकाल उठ खड़ा हुआ। तीनों थर थर कांप उठे, ऐसा लगा मानो मरना निकट है। तभी पीछे से आवाज आई, महाराज के चरणों में राजवैद्य का प्रणाम, मैं 3 सैनिक लेकर आया हूं। तीनों हैरान रहे। अभी तक जो जिंदा बताने वाला था वो भी मरा हुआ निकला, और वही राजवैद्य था जिसने पहले डाकुओं को राह दिखाई थी। भीतर का दृश्य और सामने खड़ा हुआ वह मसीहा, सब कुछ भयानक था। तीनों डर के मारे भाग पड़े और गुफा से बाहर आए। बाहर देखकर वे देखे कि डाकू मंगल सिंह की आत्मा और उसके साथी वहां खड़े थे। सभी उनका इंतजार कर रहे थे। कलिया भी उनका साथ था, वह मरने के लिए तैयार था। तीनों जोर जोर से भागे। रघु अचानक गिर पड़ा। रवि और महेश चिल्लाए, जल्दी नाव की तरफ भागो। रघु ने कहा, मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों जाओ। दोनों रवि और महेश नाव तक पहुंचे और उसे पानी में धकेलने लगे ताकि निकल जाए। तभी अचानक पीछे से एक खजाने का पुराना बक्सा हवा से गिरकर नाव में आ गिरा। दोनों ने देखा कि बक्सा नाव के अंदर ठहर गया। रघु किसी तरह बक्सा पकड़े हुए नाव तक पहुंचा और वे कूदकर नाव में बैठ गए। नाव निकल पड़ी। तीनों नाव में सवार थे, सांसें भारी और दिलों में बेचैनी। वे धीरे धीरे दूर होते गए और टापू पर खड़े लोग गुस्से में चिल्लाए, अब यह खजाना तुम्हारी मौत बनेगा। और यही कहानी समाप्त होती है।
नाव पर तीनों और उनके साथ खजाना, पर पीछे पीछे खतरा, गुस्सा और अनसुलझा अंजाम।